नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है हम है ना ऑलवेज विथ यू में। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भाग 2, इसको आज हम देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे, देखिए, स्वतंत्रता की यात्रा करेंगे हम। 1885 से लेकर 1947 तक की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी उनको हम क्रमवार तरीके से यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, हमने पहले भाग में देखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को, और जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी आंदोलन हुए उनको हमने एरिया वाइज वहाँ पर देख लिया था। अब शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण घटनाओं को, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं 1885 के इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से। ये बम्बई में हुई। ठीक है, इसकी स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को। स्थान था बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना होती है, और इसके संस्थापक होते हैं A.O. ह्यूम, और जो इसका प्रथम अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अब देखिए 1885 से लेकर 1905 तक का जो काल है उसे उदारवादियों का युग कहा गया है। ठीक है, इसमें उदारवादियाँ नीति अपनाई कांग्रेस ने, इसीलिए इसे उदारवादियों का युग कहा गया। ठीक है, इसके जो प्रमुख अधिवेशन है उसको वीडियो नंबर 17 में हमने वर्णित कर दिया है, आप वहाँ से इनको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम देखिए INC के बारे में। जो यंग इंडिया है, ठीक है, यंग इंडिया में 1916 में प्रकाशित अपने लेख में लाला लाजपत राय ने कहा कि लाला लाजपत राय ने सुरक्षा वाल्व की परिकल्पना को सही ठहराते हुए, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो ब्रिटिश सरकार है उसने अपने सुरक्षा वाल्व के तहत की गई है। सुरक्षा वाल्व बनाकर किया गया है, जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही है उनसे बचने के लिए। ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार पर जो खतरे आसन्न हो रहे थे उन खतरों से बचने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की स्थापना जानबूझकर करवाई है A.O. ह्यूम द्वारा। इस प्रकार की परिकल्पना को सही ठहराते हुए लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया जो अखबार है उनका, उसमें कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। इस प्रकार का लेख उन्होंने लिखा था। फिर बात करते हैं हम कांग्रेस जो शब्द है, ठीक है, कांग्रेस शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ये अमेरिका के इतिहास से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। ठीक है, फिर बात करते हैं हम अगला 1905 जो कि बंगाल का विभाजन है। ठीक है, जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का प्रमुख कारण यह बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इतने बड़े प्रांत को कुशल प्रशासन नहीं दे सकता है, इसीलिए प्रशासनिक असुविधा होने के कारण हम इसका विभाजन कर देते हैं। लेकिन जो बंगाल को विभाजित करने का वास्तविक जो कारण था वो था राजनीतिक रूप से इसका विभाजन किया गया था। एक तरफ तो ऐसा विभाजित कर दिया, ठीक है, इसको इस प्रकार से विभाजित किया गया कि एक साइड मुसलमान ज़्यादा रखे और एक साइड हिंदू ज़्यादा रखे। तो ये एक तरीके से सांप्रदायिक विभाजन कर दिया, और हिंदू मुसलमानों को सांप्रदायिकता के आधार पर बांट दिया गया प्रथम बार। ठीक है, उस समय बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था लीथ फ्रीजर, और जो वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन। 1889 से लेकर 1905 तक ये वायसराय रहा था। इसी के काल के दौरान इसी ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया। ठीक है, और गृह सचिव था रिजले। जो बंगाल विभाजन है, ठीक है, जो बंगाल विभाजन है उसकी घोषणा हुई 20 जुलाई 1905 को, और ये लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। अब देखिए इस बंगाल विभाजन के विरोध में, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया टाउन हॉल कोलकाता से 7 अगस्त 1905 को, और इसमें, ठीक है, युवाओं ने भी, छात्रों ने भी भाग लेने की सोची, लेकिन छात्रों को आंदोलन में भाग लेने से रोकने के लिए जो कार्लाइन सर्कुलर के नाम से एक पत्र लिखा। ठीक है, उस पत्र में ये था कि जो भी कॉलेज का छात्र अगर आंदोलन में भाग लेता हुआ मिल गया तो उस कॉलेज की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की भारत में स्थापना होती है, और 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, जिसका प्रिंसिपल अरविंद घोष को बनाया गया। ठीक है, अरविंद घोष को बनाया गया। तो इस प्रकार राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना भारत में हो जाती है। फिर बात करते हैं, देखिए, बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया 16 अक्टूबर 1905 को, और इस दिन शोक दिवस के रूप में अपनाया, और लोगों ने उपवास रखा, वंदे मातरम का नारा लगाया, और एकता के
सूत्र में, ठीक है, एकता के प्रतीक के रूप में एक दूसरे को राखी बांधी, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि जो अंग्रेज़ों की फूट डालो राज करो की नीति है उसको हमें विफल करना है और हमको इस प्रकार से अलग नहीं होना है और हम एकता के सूत्र में हमेशा बंधे रहेंगे। तो उन्होंने राखी दिवस, मैत्री दिवस यानी कि मित्रता दिवस और जन एकता दिवस को मनाया। फिर बात करते हैं 1906 में। देखिए 1906 में जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उसका विरोध करने के लिए 1906 में सर अरुणडेल की अध्यक्षता में एक अरुणडेल समिति का गठन किया गया, जिसने बंगाल विभाजन को रद्द किया जाना चाहिए इस प्रकार का जो अपना पक्ष है वो ब्रिटिश सरकार के सामने रखा, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। गुरुदास बनर्जी की इसके संस्थापक रहे। 1906 में ये हुआ। 1906 में एक महत्वपूर्ण घटना होती है, मुस्लिम लीग का गठन किया गया, ठीक है। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा इसका गठन किया गया। इसका मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया। इसका प्रथम अधिवेशन 1907 में कराची में हमें देखने को मिला, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इसका जो प्रभाव है आगे जाके हमें देखने को मिलेगा कि भारत विभाजित हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के रूप में, ठीक है। फिर बात करते हैं 1907 में सूरत अधिवेशन की। तो देखिए सूरत अधिवेशन पे जाने से पहले थोड़े से अन्य तथ्य देख लेते हैं 1906 के बारे में कि स्वदेशी आंदोलन का सर्वप्रथम जो विचार है वो एक कृष्ण कुमार मित्र का एक पत्रिका है संजीवनी, उसमें ये विचार सबसे पहले प्रयुक्त किया गया था। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। इस स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला इस गीत की रचना की, ठीक है, जो आगे जाकर 1917 में बंगाल का राष्ट्रगान बन गया। फिर बात करते हैं हम सूरत, जो कि 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर उदारवादी और उग्रवादी, ठीक है, उदारवादी और यानी कि नरम दल और गर्म दल के नेताओं के मध्य मतभेद उत्पन्न हुआ। फलस्वरूप 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, ठीक है। और उग्रवादी जो गुट था, जो गर्म दल था, ठीक है, उसने अपने आप को नेशनलिस्ट पार्टी का नाम उन्होंने अपने आप को दे दिया। फिर बात करते हैं हम इस अधिवेशन में गर्मपंथियों या उग्रवादी नेताओं में लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहा, ठीक है। जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें गर्मपंथियों ने कहा कि नहीं, हम तो लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाएंगे, लेकिन जो उदारवादी थे वो रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और अंतिम रूप से रास बिहारी घोष ही अध्यक्ष बनते हैं। फलस्वरूप कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, ठीक है, मतभेदों के कारण, और गर्म दल और नरम दल हमारे सामने आते हैं। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट 1908, ठीक है। 1908 में मुजफ्फरनगर षड्यंत्र में क्या होता है कि 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फर जो नगर है वहाँ के जिला जो जज है किंग्सफोर्ड पर बम फेंक दिया, लेकिन वो बच गया। इसके फलस्वरूप खुदीराम बोस को इस अपराध के लिए फांसी की सज़ा दी गई, जबकि प्रफुल्ल चाकी ने पकड़े जाने पर खुद को गोली मार ली। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाए जाने वाले क्रांतिकारी थे, जो कि मात्र 15 वर्ष के थे, ठीक है। फिर बात करते हैं अलीपुर षड्यंत्र की। अलीपुर षड्यंत्र में क्या होता है कि जो क्रांतिकारी थे वो बम बनाने का एक कारखाना शुरू करते हैं कलकत्ता में, अलीपुर में। उस वक्त कलकत्ता में छापा मारकर 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अलीपुर अदालत में मुकदमा चलाया गया। इसे ही अलीपुर षड्यंत्र के नाम से जाना गया। अब देखिए 1908 में, देखिए 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, उसने 1908 में मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक निर्वाचन की मांग की गई, ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की। तो अब मांग कर ली 1908 में, अब इन्हें 1909 में, ठीक है, मांग की 1908 में, 1909 में इन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रदान कर दिया गया पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के तहत, ठीक है। फिर बात करते हैं 1910 में हावड़ा षड्यंत्र हुआ। जो जतीन्द्रनाथ मुखर्जी है, जिसे बाघा जतीन, ठीक है, बाघा जतीन के नाम से जाना जाता है जिन्हें, उन्होंने
एक उप निरीक्षक की हत्या कर दी थी, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय उसके बाहर। उसके जो ये कांड हुआ था हत्या का, उसे ही हावड़ा षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आता है। ठीक है, भारत आने के बाद दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा। इस दरबार के आयोजन में, ठीक है, इस दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम द्वारा दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं कि एक तो बंगाल का विभाजन ये रद्द कर देगा, और दूसरा राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर देगा। ठीक है, 1911 में घोषणा करते हैं दिल्ली को राजधानी बनाने की, और 1912 में, ठीक है, 1912 में दिल्ली राजधानी बनती है। फिर 1912 में दिल्ली षड्यंत्र, ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र हमें देखने को मिलता है। दिल्ली षड्यंत्र में क्या हुआ था कि 1912 में जो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन करने के समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग है, उस पर है जो रास बिहारी बोस ने, ठीक है, एक प्लानिंग की और उस पर बम फेंकने की योजना बनाई, और बम फेंक भी देता है। तो इसके बाद, ठीक है, जो रास बिहारी बोस है वो तो जैसे तैसे बचकर निकल जाते हैं, और इस मुकदमे में मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी, बसंत विश्वास तथा बाल मुकुंद को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। इस प्रकार से ये दिल्ली षड्यंत्र या हार्डिंग बम कांड इसे जाना जाता है। अब देखिए, रास बिहारी बोस बच गए और ये जापान जाकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन कर देते हैं। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का। फिर बात करते हैं 1913 में। 1913 में गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल कर देते हैं। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1 नवंबर 1913 को की। इस गदर पार्टी ने एक अखबार चलाया, गदर साप्ताहिक पत्रिका, ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष बनाया वो बनाया सोहन सिंह को, ठीक है, और खुद बने इसके सचिव गदर पार्टी के लाला हरदयाल। फिर बात करते हैं 1914 में कामागाटा मारू कांड हुआ। ये देखिए, एक कामागाटा मारू एक जहाज था जो मार्च 1914 में गुरुदत्त सिंह ने, एक व्यक्ति है, उसने हांगकांग के एक जर्मन शिप एजेंट मिस्टर बूने के माध्यम से इसे खरीदा, किराए पर लिया, और जो कनाडा है वहाँ जाने की योजना बनाई। देखिए, कनाडा में क्या होता है कि उस समय जो कोई भारतीय होता है वो अगर सीधा भारत से आए तो उसे कनाडा में एंट्री थी, अन्यथा उसे अन्य देश से आने पर एंट्री नहीं थी। लेकिन कनाडा सरकार कुछ 30 से 35 लोगों को एंट्री दे देता है जो सीधे भारत से नहीं आए हुए होते हैं, और उन्हीं एंट्री की सूचना सुनकर जो गुरुदत्त सिंह है वो अपने कुछ 300 से अधिक साथियों को लेकर कनाडा पहुंच जाता है, लेकिन कनाडा के तट पर उन्हें एंट्री नहीं दी जाती है, ठीक है, और वापस भेज दिया जाता है। और अब देखिए, यात्री हो जाएंगे, भड़क जाएंगे, और भड़कने पर भगवान सिंह और बरकतुल्ला ये दोनों जहाज़ में बैठे यात्रियों को भड़का देते हैं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। और जैसे ही जहाज़, ठीक है, जो कलकत्ता यानी कि भारत पहुंचता है कनाडा से, वहां पर क्रुद्ध यात्रियों एवं पुलिस के बीच संघर्ष होता है, जिसमें 18 यात्री मारे जाते हैं और 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया जाता है। इसे ही कामागाटा मारू कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर तोसा मारू कांड देखिए, तोसा मारू भी एक जहाज़ होता है जिस पर कुछ भारतीय सैनिक सवार थे। अब उन सैनिकों को परमानंद नाम का एक यात्री ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत करने की प्रेरणा दे देता है। सिंगापुर लाइट इन फैक्ट्री के जवानों ने जमादार चिश्ती खां, ठीक है, जमादार चिश्ती खां एवं डुंडे खां के नेतृत्व में, ये 2 व्यक्ति थे, इनके नेतृत्व में विद्रोह कर सैनिक अड्डों पर कब्जा कर लेते हैं, ब्रिटिश सैनिक अड्डों पर कब्जा कर लेते थे तथा तिरंगा झंडा फहरा देते हैं। ठीक है, तिरंगा झंडा फहरा देते हैं। इसे ही, ठीक है, तोसा मारू कांड को ही सिंगापुर क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं 1915। भारत में प्रथम बार अंतरिम सरकार की स्थापना हो जाती है राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है, ये जर्मनी और रूस की सहायता से यहाँ पर अंतरिम सरकार की गठन करते हैं, और इन दोनों देशों से मान्यता प्राप्त कर लेते हैं, जर्मनी और रूस से। काबुल में स्थापित भारत की अंतरिम सरकार में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राष्ट्रपति बनते हैं और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बनाते हैं बरकतुल्ला को। इस प्रकार से ये सरकार का गठन होता है, और अन्य मंत्रिमंडल में अन्य लोगों को अलग अलग जगह दी जाती है। फिर 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हो जाता है। देखिए, गांधी जी के बारे में अब थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। गांधी जी के आगमन से पूर्व एक घटना और है। देखिए, 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत पहुंचते हैं।
1915 गांधी जी का भारत आगमन, गांधी युग के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, गांधी युग के नाम से इसे जाना जाता है। गांधी जी ने इस समय बहुत सारे आंदोलन और सत्याग्रह किए थे और देश को जो स्वतंत्र होने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसीलिए इसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। फिर आने से पूर्व दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने क्या किया, उसका जो बैकग्राउंड रहा, ठीक है, ये किस प्रकार से इन राजनीति में, इन आंदोलनों में इतने चर्चित हुए, वो सारा सब हम देख लेते हैं इनका बैकग्राउंड। 1893 में साउथ अफ्रीका डरबन गए ये, ठीक है, एक व्यापारी था, उनका केस लड़ने के लिए भारत से साउथ अफ्रीका गए। 1854 में नटाल कांग्रेस की स्थापना ये दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में कर देते हैं और वहाँ नटाल कांग्रेस एक इंडियन ओपिनियन नाम का न्यूज़पेपर निकालती है। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कर देती है, जो गांधी जी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम होता है। फरवरी 2000 में इसे पूरा खोला गया, ठीक है, पुनः खोला गया इसे, पहले ये बंद था। 1906 में प्रथम बार सत्याग्रह करते हैं साउथ अफ्रीका में ये, और 1908 में प्रथम बार जेल जाते हैं। 1909 में लंदन से साउथ अफ्रीका आ जाते हैं, ये आ रहे थे उस समय जहाज़ में ये हिंद स्वराज नाम की किताब की रचना करते हैं। 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करते हैं, ठीक है, और टॉलस्टॉय फॉर्म किसके बारे में था कि जो क्रांतिकारी थे, ठीक है, जो विरोधात्मक नीतियाँ अपनाते थे, उन लोगों के लिए ये संरक्षण प्रदान करता था, ठीक है, उनको मदद पहुंचाता टॉलस्टॉय फॉर्म। 1914 में साउथ अफ्रीका में, देखिए इतना सारा काम करने के बाद में उनका जो नतीजा निकला वो क्या निकला, 1914 में साउथ अफ्रीका में भेदभाव करने वाले सारे कानूनों को सरकार समाप्त कर देती है। 1915 में भारत इनका आगमन होता है, जब प्रथम विश्व युद्ध की घटना के दौरान भारत इनका आगमन होता है, भारत में इनका आगमन होता है। प्रमुख उपाधियाँ क्या होती हैं इनकी, केसर ए हिंद, ठीक है, ब्रिटेन इन्हें प्रदान करता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। देखिए केसर ए हिंद की उपाधि इन्हें क्यों प्रदान की गई, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध होता है उसमें ये जो भारतीय नौजवान हैं उनको सेना में भर्ती करवाते हैं, ठीक है, भर्ती करने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है, कि आप ब्रिटेन की मदद कीजिए, ब्रिटिश सरकार की मदद कीजिए, फलस्वरूप वो हम पर उदारता दिखाएंगे और हमें हो सकता है स्वशासन का वो दे दे पुरस्कार। तो ऐसी कुछ सोच लेकर उन गांधी जी ब्रिटिश सरकार की मदद करते हैं और फलस्वरूप ब्रिटेन की जीत हो जाती है, और इस जीत के बाद गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दी जाती है। और जब जो गांधी जी है भारतीय युवकों की भर्ती करने के लिए उनसे आह्वान करते थे, तो उनको एक उपाधि और दी गई, एक नाम दिया गया कि सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट, ठीक है, इस प्रकार के नाम से उन्हें संबोधित किया गया था। फिर बात करते हैं राष्ट्रपिता, ठीक है, राष्ट्रपिता जो उपाधि है वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई है 1943 में, ठीक है, 1943 में जब आज़ाद हिंद फौज बगावत करती है खुली ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, उस समय गांधी जी से रेडियो पर आशीर्वाद लेते समय गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। आगे हम इसे देखेंगे। फिर बात करते हैं महात्मा, ठीक है, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें कहा था चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद, ठीक है, ये गांधी जी के बारे में डिटेल हो गई। हम 1915 पर थे, 1915 की हमने डिटेल देख ली, गांधी जी का आगमन हो गया था। 1916 पर आते हैं, ठीक है, 1916 में आते हैं। 1916 में क्या हुआ कि लखनऊ का अधिवेशन हुआ। देखिए लखनऊ अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, और इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण बातें क्या हुई कि नरम पंथ और गरम पंथ जो विभाजन हुआ था कांग्रेस का 1907 में, वो अब एक हो जाते हैं, ठीक है, दोनों का एकीकरण हो जाता है। और 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं तिलक 28 अप्रैल को बेगलगांव पूना में। फिर 1916 में, ठीक है, देखिए होम रूल लीग से रिलेटेड जो बातें हैं, जोसेफ बैप्टिस्टा, ठीक है, बैप्टिस्टा को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, और एन.सी. केलकर को, ठीक है, एन.सी. केलकर को इसका सचिव बनाया जाता है होम रूल लीग का। और तिलक ने मराठा व केसरी के माध्यम से तथा एनी बेसेंट, देखिए होम रूल लीग है वो एनी बेसेंट भी इसकी संस्थापक है, और जो
तिलक है वो भी इसके संस्थापक है। दोनों ने मिलकर इस लीग को चलाया था और इसको लोकप्रिय बनाने के लिए तिलक ने मराठा केसरी जो अपने पत्रिका थे उसके माध्यम से, और एनी बेसेंट ने कॉमन हिल व न्यू इंडिया के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार किया था। ठीक है, फिर होम रूल लीग की लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन करने के लिए तिलक पर उनके द्वारा दिए गए भाषणों के आधार पर मुकदमा चला दिया गया। एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया और इस गिरफ्तारी के विरोध में, देखिए इस गिरफ्तारी के विरोध में ए सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। ठीक है, देखिए नाइटहुड की उपाधि दो लोगों के पास आएगी, अभी आगे रविंद्रनाथ टैगोर भी इस उपाधि को वापस लौटाएंगे, आगे हम देखेंगे। फिर बात करते हैं लखनऊ समझौते। देखिए जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसी दौरान लखनऊ समझौता भी हुआ था। किस किस के मध्य? इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है उन दोनों के मध्य ये समझौता हुआ था। ठीक है, लखनऊ समझौते में जो प्रमुख बात थी कि अब जो भी सारा स्वशासन को लेकर जो मांगी थी, ठीक है, उस पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिलकर काम करेगी। इस प्रकार से ये सारा सब हुआ। लखनऊ समझौते के दौरान कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। ठीक है, कांग्रेस स्वीकार कर रही है ये जो पृथक निर्वाचन प्रणाली मिली थी। ठीक है, इसके ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि पहले ये कांग्रेस इस बात को स्वीकार नहीं कर रही थी। फिर बात करते हैं हम 1917 कलकत्ता के अधिवेशन में एनी बेसेंट को अध्यक्ष चुना गया जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, ये एनी बेसेंट जो तिलक है उनके सुझाव पर इन्हें अध्यक्ष चुना जाता है। 1917 में चंपारण का सत्याग्रह होता है। 1917 में चंपारण के सत्याग्रह में देखिए तीन काठिया प्रथा, जो तीन काठिया प्रथा होती है, देखिए मान लीजिए ये खेत है और ये 20 भाग का है, तो इसके 3 भाग पर नील की खेती आप करेंगे ही करेंगे और इसे ब्रिटिश सरकार मनचाही दर पर आपसे मनचाही रेट पर इसे खरीदेगी। ठीक है, इस प्रकार की जो तीन कटिया प्रथा थी वो बिहार के चंपारण गांव में प्रचलित थी और इसी का विरोध करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार चंपारण में बुलाया और चंपारण सत्याग्रह करवाया। इसके बाद ठीक है ये सत्याग्रह सफल हो जाता है। ठीक है, और ये नीति जो प्रथा है वो तीन कटिया प्रथा ब्रिटिश सरकार बंद कर देती है। फिर बात कर लेते हैं 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। देखिए अहमदाबाद मिल जो प्लेग हुआ था, ठीक है, प्लेग होने के बाद में जो अहमदाबाद के कॉटन टेक्सटाइल है उस मिल में मिल मालिकों व मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद हो जाता है। ठीक है, और इस विवाद में 20% बोनस देने की बात मालिक ने कही, लेकिन जो मजदूर हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमें 35% या अधिक मुआवजा चाहिए। ठीक है, बोनस चाहिए। तो इन दोनों के बीच, मालिक और मजदूरों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है। फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार कहती है कि आपको अगर 20% बोनस लेना है तो लीजिए, नहीं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। फिर बाद में इसी का विरोध करने के लिए गांधी जी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन करते हैं और 20% बोनस की जगह मजदूरों को 35% बोनस दिलाते हैं। फिर बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। देखिए फसल नष्ट होने के बाद भी लगान वसूली उतनी ही की जा रही थी जितनी पहले थी। अब किसान कहाँ से लाकर देगा अगर उसकी फसल ही अच्छी नहीं होगी। तो इसके विरोध में खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी द्वारा किया गया गुजरात में। ठीक है, और ये गुजरात में जब पहुंचते हैं तो वो विठल भाई पटेल के साथ गांधी जी के गुजरात की खेड़ा पहुंचते हैं और इस खेड़ा सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल तथा इंदुलाल याग्निक, ठीक है, ये दो चर्चित नाम भी महात्मा गांधी के साथ खड़े रहते हैं। अब देखिए वल्लभ भाई पटेल है, वल्लभ भाई पटेल ने इसी सत्याग्रह द्वारा अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया था, तो ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1919 में। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया। इसे काला कानून, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। ठीक है, देखिए भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ बढ़ रही थी और उसे रोकने के लिए सर रॉलेट की
सदस्यता में, ठीक है, अध्यक्षता में भारत में रॉलेट एक्ट आया। और इसमें यह था कि किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध, बिना किसी दलील के आप पकड़कर सीधा जेल में डाल सकते हैं। और इसी रॉलेट एक्ट के तहत काफ़ी सारी क्रांतिकारियों को बंदी बना लिया गया, ठीक है। इसके विरुद्ध में सत्याग्रह चलाया गांधी जी ने, सत्याग्रह सभा की स्थापना की, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह चलाया। अब देखिए काफ़ी सारे जो क्रांतिकारी हैं वो तो गिरफ्तार हो चुके थे। 9 अप्रैल को एक इसके विरोध में जुलूस निकाला गया और जुलूस निकाला डॉक्टर सत्यपाल व सैफुद्दीन, ठीक है। और जुलूस के आरोप में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में, ठीक है, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में कुछ प्लानिंग बनानी थी लोगों को, तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, ठीक है। जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में स्थित है। उसमें एक सभा का आयोजन होता है और उस सभा पर, ठीक है, उस सभा पर ब्रिटिश जो जनरल डायर होता है वो ऐसा सोचकर कि ब्रिटिश सरकार के लिए ये लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं उनको ब्रिटिश सरकार को नुकसान पहुंचाने की, तो बिना किसी परमिशन के उन पर, बिना किसी चेतावनी के उन पर अंधाधुंध फायरिंग करवा देता है और उसमें काफ़ी सारे लोग मर जाते हैं। इसी घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा देते हैं। देखिए यहाँ पर नाइटहुड की उपाधि लौटा रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में। और वहाँ पहले हमने पढ़ा ए सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटाई। जो होम रूल लीग है, ठीक है, उसके बढ़ती लोकप्रियता के विरोध में जो नेताओं को गिरफ्तार किया गया उसके विरोध में, ठीक है। तो ये दोनों ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। फिर बात करते हैं इस प्रकरण की जांच, ठीक है। इस जांच के लिए हंटर समिति, ठीक है, सर हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। उसमें 8 सदस्य थे, 5 ब्रिटिश, 3 भारतीय। और इस समिति ने जनरल डायर को निर्दोष घोषित कर दिया और ब्रिटिश सरकार ने पुरस्कृत और किया, जनरल डायर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया, ठीक है। फिर गांधी जी ने जो हंटर समिति द्वारा रिपोर्ट पेश की गई उसके लिए कहा कि ये पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती है, ठीक है। इस प्रकार के वाक्य उसके लिए प्रयुक्त किए। फिर कांग्रेस ने इस जो पूरा जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसके प्रकरण की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात समिति का गठन किया, ठीक है। फिर बात कर लेते खिलाफत आंदोलन। सितंबर 1919 में ये हमें देखने को मिला। देखिए ब्रिटेन और तुर्की के मध्य युद्ध चल रहे थे, उसमें ब्रिटेन की जीत हो जाती है और तुर्की, देखिए सेवर्स की संधि के माध्यम से तुर्की के जो खलीफा हैं उनके समस्त अधिकार छीन लिए जाते हैं। इससे मुस्लिम जो भी जाति है, पूरी कौम है, वो नाराज़ हो जाती है और खिलाफत आंदोलन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध शुरू करती है। इसके जो प्रमुख नेता है वो अली बंधु, मोहम्मद अली, शौकत अली, ठीक है, ये दोनों प्रमुख नेता रहे। गांधी जी ने, ठीक है, देखिए प्रमुख नेता ये दोनों है। और जो डॉक्टर अंसारी है, ठीक है, अंसारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल वायसराय से मिलने गया था खिलाफत आंदोलन के दौरान, लेकिन वहाँ से उन्हें कुछ नहीं मिला, खाली लौट आया। फिर गांधी जी ने इन्हें सुझाव दिया कि अब असहयोग आंदोलन करो, ठीक है। इनके सुझाव पर ही असहयोग आंदोलन होता है बाद में। उससे पहले हम देख लेते हैं एक अधिनियम आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 पारित हुआ, ठीक है। अब इसमें भी देखिए उदारवादियों और जो उग्रवादी है उन दोनों गुटों में वापस से विचारधारा को लेकर मतभेद हो जाते हैं, ठीक है। उदारवादी कहते हैं कि ये अच्छा है, भारत का मैग्ना कार्टा है, ठीक है, इस प्रकार की संज्ञा, मतलब अच्छा बताया जाता है इसे। और जो उग्रवादी है उन्होंने इसका विरोध किया और इसे तिलक ने तो इसे सूर्यवीन उषा काल की संज्ञा दे दी। इस प्रकार दोनों के विरोध में, ठीक है, दोनों के विरोध फलस्वरूप कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हो जाता है, ठीक है। भिन्न सोच के कारण वापस से द्वितीय विभाजन हो रहा है, ठीक है, कांग्रेस का। अब इसमें क्या था कि प्रांतों में द्वैत शासन लागू कर दिया। पृथक निर्वाचन मुस्लिमों के अतिरिक्त एंग्लो इंडियन, सिख, भारतीय, ईसाई और यूरोपियन, इनको भी पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दी गई, ठीक है। इस प्रकार से ये अधिनियम रहा। फिर बात करते हैं 1929 असहयोग आंदोलन। सितंबर 1920 में ये आया। 1920 में नागपुर अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया कि गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन किया जाएगा, ठीक है। 1920 में नागपुर अधिवेशन में ये निर्णय लिया असहयोग आंदोलन का।
गांधी जी ने इसे नेतृत्व प्रदान किया और केसरी हिंद की उपाधि वापस लौटा दी, और जो जमनालाल बजाज है उन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी, और जो स्वराज है उसके लक्ष्य को कांग्रेस का लक्ष्य निर्धारित किया। ठीक है, 1921 पर आते हैं। तो 1921 में जो विजयवाड़ा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें तिलक ने स्वराज कोष की स्थापना की। ठीक है, स्वराज कोष की स्थापना कर दी। इसमें 6 महीने के भीतर ही 1 करोड़ से अधिक की राशि जमा हो गई। फिर 1921 में ही प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर काले झंडे दिखाए गए। पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। ठीक है, पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। इस हड़ताल और विरोध प्रदर्शन के तहत काफ़ी सारी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी 1922 में गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड रीडिंग को पत्र लिखकर धमकी दी कि यदि 1 हफ्ते के अंदर राजनीतिक बंदी रिहा नहीं किए गए और उत्पीड़नकारी नीतियां वापस नहीं ली गई तो वह व्यापक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। देखिए, असहयोग आंदोलन चल रहा था। उसी दौरान जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, जो गांधी जी ने धमकी दी थी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की, उस धमकी की सीमा पूरी होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित चौरी चौरा जो नामक स्थान है उस पर उत्तेजित भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। इस घटना से गांधी जी इतने आहत हुए, ठीक है, इतने आहत हुए कि उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, और असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। गांधी जी ने यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत को भी स्वीकार करने के सहने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, इन्हीं सब का फ़ायदा उठाकर, ठीक है, इन्हीं सब का फ़ायदा उठाकर ब्रूमफील्ड गांधी जी को गिरफ्तार कर लेता है। और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद, ठीक है, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद पूरा देश निराशा के माहौल में डूब जाता है। ठीक है, ऐसे में विधान परिषदों के चुनाव आते हैं और जो CR दास है और मोतीलाल नेहरू है, ठीक है, ये दोनों विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेने का प्रस्ताव कांग्रेस के सामने रखते हैं, जिसे कांग्रेस अपने बहुमत से, ठीक है, वोटिंग होती है उस समय, तो ज़्यादा पक्ष कांग्रेस जो सदस्य होते हैं वो इसके पक्ष में रहते हैं कि हम विधान परिषदों के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, ऐसा होने के बाद में CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और एक पार्टी का गठन करते हैं जिसे स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है, और विधान परिषदों के चुनाव लड़ते हैं और इसमें उनको काफ़ी बहुमत प्राप्त होता है। ठीक है, 1924 में गांधीदास पैक्ट। देखिए, गांधी जी जेल में थे, तो गांधी जी रिहा होने के बाद 6 नवंबर 1924 को CR दास और मोतीलाल नेहरू से मिलते हैं और वहाँ एक समझौता होता है जिसे गांधीदास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस गांधीदास पैक्ट में ये था कि जो स्वराज पार्टी है वो विधान परिषद, ठीक है, अंदर रहकर कांग्रेस के एक अभिन्न अंग के रूप में रहेगी। ठीक है, और इस बात की पुष्टि गांधी जी ने स्वयं बेलगांव अधिवेशन में की थी। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, 39वां अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने इसे अध्यक्षता प्रदान की थी। ठीक है, एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। फिर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन होता है, अक्टूबर 1924 में। इसी के सदस्य 1925 में काकोरी कांड को अंजाम देते हैं। लखनऊ सहारनपुर रेल लाइन पर स्थित काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को, ठीक है, सरकारी खजाने को ये लूट लेते हैं, जिसमें काफ़ी सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद भी जिसमें प्रमुख थे वो फरार हो जाते हैं। ठीक है, और 4 क्रांतिकारी जिनमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, और इसके बाद में ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की समाप्ति हो जाती है। फिर 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। ठीक है, साइमन कमीशन भारत आने के पीछे क्या रहता है कि जो ब्रिटेन की तत्कालिक कंजर्वेटिव सरकार है, ठीक है, जो 1919 में मार्ली मिंटो अधिनियम अधिवेशन आया था,
उसकी जांच के लिए, ठीक है, तब कहा गया था जब 1919 का वो अधिवेशन आया था, उस समय कहा गया था कि इसकी जांच के लिए, ठीक है, इसकी सफलता की समीक्षा करने के लिए अगले 10 वर्ष बाद एक आयोग की स्थापना होगी, ठीक है। लेकिन जो कंजर्वेटिव सरकार है वो 2 वर्ष पूर्व ही 8 नवंबर 1927 को ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर देती है और इसे भारत भेज देते हैं, जिसमें सारे के सारे जो सदस्य होते हैं वो भारतीय होते हैं और एक भी भारतीय, माफ़ कीजिएगा, जो इसके 8 सदस्य होते हैं वो पूरे के पूरे अंग्रेज सदस्य होते हैं, ठीक है। और इसी कारण इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना गया, ठीक है। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं होता है, इसी कारण इसका विरोध होता है, ठीक है। और विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज होती है, मुठभेड़ में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब मृत्यु होने के बाद में देखिए साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत का जो सचिव होता है, ठीक है, देखिए साइमन कमीशन के बारे में जो साइमन कमीशन ने रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके बारे में एक कथन कहा गया सर शिव स्वामी अय्यर ने कि ये जो साइमन रिपोर्ट है वो रद्दी की कोठरी में फेंकने लायक है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं हम, देखिए नेहरू रिपोर्ट के बारे में। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत का सचिव लॉर्ड बर्कनहेड था, ठीक है। वो कहता है कि भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखती कि ऐसा संविधान निर्माण करके बताओ जिसे सभी दल और लोगों द्वारा समर्थन मिले, ठीक है, कोई भी असहमत ना हो पाए। ये चुनौती कांग्रेस ने स्वीकार करी और नेहरू रिपोर्ट पेश की, ठीक है। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में भारत को अधिराज यानी कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, भारत एक संघ होगा जिसके नियंत्रण में द्विसदनीय विधानमंडल होगा, ठीक है। इस प्रकार की ये जो कुछ सिफारिशें हैं वो मांगी गई, ठीक है, जिसे गांधी जी ने, देखिए, इस प्रकार की सिफारिशें दी गई और इस रिपोर्ट को जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया, ठीक है। इसके विरोध में जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग आई 1929 में, अभी देखेंगे हम। देखिए ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की बोस और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर, जो सुभाष चंद्र बोस है और जवाहरलाल नेहरू है, ये दोनों मिलकर इसकी स्थापना कर देते हैं, ठीक है। मोतीलाल नेहरू तो कहते हैं कि डोमिनियन स्टेट दो, और जो बोस और नेहरू रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज चाहिए, ये इसीलिए ये इसकी स्थापना होती है। फिर बात करते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट री एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद करते हैं, ठीक है। ये स्थापना करते हैं 10 सितंबर 1928 को, स्थान होता है फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली का। और ये जो पार्टी है, एसोसिएशन है, ठीक है, ये लाहौर षड्यंत्र को 17 दिसंबर 1928 को लाहौर रेलवे स्टेशन पर भगत सिंह, राजगुरु एवं चंद्रशेखर आज़ाद ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी, मेजर सॉन्डर्स की हत्या, इसे ही लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लाहौर, फिर 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति इसमें लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और जो 26 जनवरी है, ठीक है, उसको स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया जाता है। तो 1929 की बात हम कर चुके हैं। 1930 में आते हैं दांडी मार्च। देखिए नमक कानून लगा दिया ब्रिटिश सरकार ने कि नमक बनाना अब कर देना होगा नमक पर भी। तो दांडी मार्च करके 12 मार्च को साबरमती, गुजरात के साबरमती से दांडी तक ये कूच करते हैं पैदल, जो कि 241 मील इसकी डिस्टेंस होती है, ठीक है। दांडी पहुंचकर, दांडी जो समुद्र तट है उस पर पहुंचकर नमक बनाकर इस कानून का उल्लंघन करके जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी शुरुआत गांधी जी कर देते हैं, ठीक है, 6 अप्रैल को। फिर बात करते हैं बोस ने इसे, देखिए जो दांडी मार्च है वो बोस ने इसे नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी की रोम मार्च से इसकी तुलना की। और ये जो आंदोलन हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये पश्चिमी सीमा प्रांत तक आंदोलन पहुंच गया था और पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसे नेतृत्व प्रदान किया, जिसे सीमांत गांधी के रूप में भी जाना जाता है। 1930 में ही गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग पेश हुई, ठीक है।
फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन में बच्चों और लड़कियों ने भाग लिया। बच्चों ने वानर सेना का गठन किया और लड़कियों ने माजरी सेना का गठन किया, ठीक है। फिर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ लंदन में 12 नवंबर को सेंट जेम्स पैलेस में ये आयोजित हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। फिर 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है गांधी जी और इरविन के मध्य 5 मार्च को, ठीक है। गांधी इरविन समझौते में कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है, शर्तें होती हैं, उनके आधार पर ये समझौता होता है 5 मार्च को, जिसे दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना गया, ठीक है। फिर लाहौर षड्यंत्र कांड, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। उनके जो सदस्य हैं महत्वपूर्ण, भगत सिंह, राजदेव और माफ़ कीजिएगा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी दे दी जाती है, ठीक है, 23 मार्च 1931 को। फिर कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1931 में। इसमें कांग्रेस के अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में, कराची के अधिवेशन में जैसा कि गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसमें ये कहा गया था गांधी जी ने कि कांग्रेस है जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, उसको प्रस्ताव को पारित कर देती है कांग्रेस कराची अधिवेशन में, ठीक है। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है कांग्रेस और 12 सितंबर 1931 को कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी एस राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंच जाते हैं। सरोजनी नायडू एवं एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट भी इसी सम्मेलन में भाग लिया था, इस सम्मेलन में भाग लिया था तथा इन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। फिर बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण ये असफल रहा। जो भीमराव अंबेडकर है, ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसका गांधी जी ने विरोध किया, ठीक है। अब तक जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी, जो मुसलमान, सिख, ईसाई और यूरोपियन और इनके पास थी, वो अब दलितों के पास भी होनी चाहिए, ऐसा प्रस्ताव भीमराव अंबेडकर ने मांगा, अपने लिए मांग की, ठीक है, दलितों के लिए। अंततः सांप्रदायिक गतिरोधों के कारण ये सम्मेलन बिना किसी ठोस निर्णय के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो गया। फिर 1932 में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। देखिए, जैसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुआ, उसके बाद में जो गांधी जी और इरविन के मध्य समझौता हुआ था, वो वायसराय विलिंगटन ने इस समझौते के संबंध में जो भी शर्तें थी, उन सभी शर्तों को रद्द घोषित कर दिया। विवश होकर गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 4 जनवरी को प्रारंभ कर दिया। सरकार ने आंदोलन का दमन करने के लिए सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। अंततः अप्रैल 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। सुभाष चंद्र बोस व विठल भाई पटेल ने कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में गांधी जी असफल रहे, ठीक है। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर रहे हैं। फिर आता है सांप्रदायिक पंचायत। देखिए, 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय में एक पंचार्ट जारी किया, ठीक है, जिसे सांप्रदायिक पंचार्ट कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना गया। इस पंचार्ट में निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा, बल्कि इसे दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया, ठीक है। दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान कर दिया गया। इस बात को सुनकर, ठीक है, गांधी जी ने यरवदा जेल में, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हो चुके थे, यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। फिर बाद में 5 दिन बाद में पूना समझौता होता है गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में, किसको, सांप्रदायिक पंचायत को लेकर। और इस समझौते के बाद जो सांप्रदायिक पंचायत लागू हुआ था, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल लागू हुआ था, उसको रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। और केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडलों में जो दलितों के लिए सीटें निर्धारित थी, उनमें वृद्धि कर दी जाती है और भी दलितों का उत्थान करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये पूना समझौता भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य, ठीक है, होता है। फिर बात करते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन की। इसमें कोई महत्वपूर्ण निर्णय निकला नहीं, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया और
देखिए एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में, और तृतीय हो रहा है 1932 में। इन तीनों सम्मेलनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। ठीक है, तीनों सम्मेलनों में भीमराव अंबेडकर उपस्थित थे। फिर बात करते हैं 1935 का भारत सरकार अधिनियम का। 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक के अधिनियमों में सबसे बड़ा अधिनियम था, जिसमें 14 भाग, 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र कहा तथा इसके बारे में कहा कि ये एक ऐसा मोटर कार है जिसमें ब्रेक बहुत सारे हैं लेकिन इसका इंजन ही गायब है। सी राजगोपालाचारी ने इसे द्वैध शासन से भी बुरा बताया। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा गला हुआ और पूर्ण रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकार योग्य बताया। फिर 1937 में प्रांतीय चुनाव एवं मंत्रिमंडल का गठन होता है। इसमें कांग्रेस को भारी सफलता बहुमत प्राप्त होता है। मुस्लिम लीग को सिर्फ 2 जगह से ही बहुमत प्राप्त होता है। ठीक है, फिर 1939 में कांग्रेस के सामने त्रिपुरी संकट आता है। त्रिपुरी में देखिए, जो हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था उसमें त्रिपुरी में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार, ठीक है, गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया, उनको हरा देते हैं। ठीक है, अध्यक्ष पद के लिए, और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। सीतारमैया के हारने पर गांधी जी कहते हैं कि सीतारमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के जो 15 सदस्य थे उनमें से 12 त्यागपत्र दे देते हैं। चुनाव के बाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष को गांधी जी की इच्छा अनुसार कार्य समिति के सदस्य नियुक्त करने को कहा गया, लेकिन गांधी जी ने कोई भी नाम सुझाने से इनकार कर दिया। ठीक है, गांधी जी बहुत रुष्ट हो गए थे। फिर अंततः सुभाष चंद्र बोस ने मार्च 1939 में कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया, अध्यक्ष पद से। ठीक है, और कांग्रेस ने अपना नया अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना। फिर बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव। देखिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में 1939-1945 तक ये चला। इसमें ब्रिटेन को भारतीयों की हेल्प चाहिए थी, तो हेल्प के चक्कर में भारतीयों के पास एक बहुत अच्छा मौका आया। तो मार्च 1940 में रामगढ़ बिहार में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। रामगढ़ अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा कि यदि ब्रिटिश सरकार केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन करे और कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का साथ देगा। ठीक है, कांग्रेस ब्रिटिश सरकार का साथ देगा, लेकिन लॉर्ड लिनलिथ ये प्रस्ताव अस्वीकार कर देता है और एक वैकल्पिक प्रस्ताव लेकर आता है जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के रूप में जानते हैं। ठीक है, जिसमें कहा गया कि युद्ध के बाद एक प्रतिनिधिमूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। इस प्रकार के कुछ लालच दिए गए भारतीयों को, लेकिन कांग्रेस इन लालचों को समझ गई और उसने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और मुस्लिम लीग ने भी इसका समर्थन नहीं किया। मुस्लिम लीग ने 1940 में ही पाकिस्तान की मांग की और जिन्ना ने कहा कि वह एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं ग्रहण करेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं लेंगे, स्वीकार करेंगे। पाकिस्तान जो शब्द है, ठीक है, पाकिस्तान जो शब्द है उसकी जो हिस्ट्री है, ठीक है, फर्स्ट बार जो पाकिस्तान का शब्द का यूज किया गया वो 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक छात्र है चौधरी रहमत अली। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले इस नाम का, पाकिस्तान नाम का शब्द का प्रयोग किया। फिर बात कर लेते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, जो अगस्त प्रस्ताव है उसको अस्वीकार करने के बाद कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू पवनार आश्रम, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ से शुरू किया गया। इसकी जो प्रथम सत्याग्रही वो बनाए गए वो विनोबा भावे और द्वितीय जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। ठीक है, और इसी आंदोलन को, ठीक है, इसी आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, दिल्ली चलो आंदोलन, ठीक है, चलो आंदोलन के रूप में जाना जाता है।
व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो मुख्य उद्देश्य था वो ब्रिटिश सरकार के इस दावे को गलत सिद्ध करना था कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के साथ है। फिर बात करते हैं 1942 क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन भारत आता है 1942 में। इसे गांधी जी द्वारा पोस्ट डेटेड चेक कहा गया है। क्यों? क्योंकि देखिए भारतीय युद्ध में जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें ब्रिटेन का साथ नहीं दे रहे थे। इसी से परेशान होकर जो प्रधानमंत्री रहता है विंस्टन चर्चिल, वो स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक क्रिप्स मिशन भारत पहुंचाता है। उसमें जो बातें थी वो ये थी कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा दे दिया जाएगा, ठीक है, और राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार भी दे दिया जाएगा। इस प्रकार की कुछ बातें थी, ठीक है। तो इस प्रकार की बातों के बाद ये कहा गया कि आपको ये सब दिया जाएगा, आप हमारी युद्ध में सहायता कीजिए। तो इसको गांधी जी ने क्या कहा कि जो देखिए जो ब्रिटेन है वो युद्ध में हारने की कगार पर था, इसी कारण जो ये क्रिप्स मिशन भेजा उसे उत्तर दिनांकित पोस्ट डेटेड चेक, जो बैंक कुछ ही दिनों में दिवाला, मतलब जो देश अभी कुछ ही दिनों में हारने वाला है, वो हमें कह रहा है कि हम आपको युद्ध जीतने के बाद में आज़ादी दे देंगे। तो इसीलिए ये पोस्ट डेटेड चेक, इस प्रकार की संज्ञा गांधी जी ने इसे क्रिप्स मिशन को दी, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए थे और उनकी योजना का क्रियान्वयन देश के अनगिनत विभाजन के दरवाजे खोल देना था। इस प्रकार का कुछ प्रस्ताव क्रिप्स मिशन में था। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी शुरू करते हैं, जिसे अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। वर्धा बैठक प्रस्ताव में ये निर्णय लिया जाता है, ठीक है। और इस भारत छोड़ो आंदोलन में इस जो सम्मेलन हुआ उसमें भाषण देते हुए गांधी जी ने कहा, संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो का, जिसका मतलब होगा या तो हम आज़ादी लेंगे, ठीक है, आज़ादी के लिए लड़ेंगे, आज़ाद करवा लेंगे, या फिर हम आज़ादी के लिए अपने प्राण दे देंगे, ठीक है। इस प्रकार का जो वाक्य है वो यूज किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान बोस को, ठीक है, जो सुभाष चंद्र बोस है उनको रास बिहारी घोष प्रदान कर देते हैं, ठीक है, सिंगापुर में। और आज़ाद हिंद फौज की कमान संभालने के बाद में जो सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है, सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कर लेते हैं, ठीक है, और इस सरकार का मुख्यालय रंगून को बनाते हैं, रंगून को। इस जो सरकार है उसके जो राष्ट्रपति बनते हैं वो स्वयं सुभाष चंद्र बोस बन जाते हैं। और यहीं पर, ठीक है, इस सरकार का गठन करने के बाद में ही सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, दिल्ली चलो, ठीक है। एक हमने पढ़ा दिल्ली चलो आंदोलन, वो होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह को कहा गया, और एक यहाँ पर नारा लग रहा है दिल्ली चलो का, वो सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार के गठन के बाद दिया, ठीक है। और अंडमान पर भारतीय झंडा रोहण कर दिया इन्होंने, और अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप कर दिया। फिर देखिए 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा, राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। प्रथम बार बोस द्वारा राष्ट्रपति की जो नाम है वो महात्मा गांधी के लिए यूज किया गया। फिर 1943 के बाद में देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध में उसमें जापान आत्मसमर्पण कर देता है, और इसी के फलस्वरूप जो आज़ाद हिंद फौज है उनको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। और फिर जो सुभाष चंद्र बोस है वापस जापान, ठीक है, टोक्यो के लिए रवाना होते हैं, लेकिन जो रास्ते में ही है जो फॉर्मोसा के विमान दुर्घटना में उनकी 1945 में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1945 वेवेल योजना के बारे में हम पढ़ते हैं। वेवेल योजना, ठीक है, लॉर्ड वेवेल ने भारतीय राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए एक योजना प्रस्तुत की, ठीक है, किसने? लॉर्ड वेवेल ने। इसे ही वेवेल योजना के रूप में जाना गया।
इसमें कहा गया कि कुछ बातें थी इसमें कि प्रतिरक्षा को छोड़कर सभी विभाग भारतीयों को दे दिए जाएंगे, कार्यकारिणी परिषदों में मुसलमानों और हिंदुओं की समान संख्या होगी। और तो इस प्रकार के कुछ प्रावधान थे, बातें थी, उन्हीं को, ठीक है, उन्हीं पर विचार करने के लिए एक शिमला सम्मेलन, ठीक है, शिमला में सम्मेलन का आयोजन किया गया जुलाई 1945 में। और ये इस शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद करते हैं और तथा मुस्लिम लीग का जो नेतृत्व है मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं। शिमला सम्मेलन में जिन्ना ने यह प्रस्ताव रखा कि वायसराय की जो कार्यकारिणी के सभी मुस्लिम सदस्य लीग होंगे, मुस्लिम सदस्य होंगे, वो सारे के सारे मुस्लिम लीग के ही होंगे। इस प्रकार का जो प्रस्ताव है वो शिमला सम्मेलन में जिन्ना देता है, रखता है, ठीक है। और इसी कारण ये शिमला सम्मेलन असफल हो जाता है, ठीक है, इसी मांग को लेकर। फिर भारत में 1945 में भारत में चुनाव होते हैं, कांग्रेस को इसमें बहुमत प्राप्त होता है, ठीक है। कांग्रेस की 8 प्रांतों में सरकार बनती है। फिर बात करते हैं 1946 में नौसेना विद्रोह, ठीक है। नौसेना देखिए, जो बम्बई है उसमें तलवार नामक जहाज़, ठीक है, बम्बई में तलवार नामक जहाज़ पर ये शुरू होता है। वहाँ के जहाज़ के नाविक जो नस्लवादी भेदभाव और ख़राब भोजन के कारण हड़ताल कर देते हैं। धीरे धीरे ये विद्रोह समस्त भारत में फैल जाता है, ठीक है, काफ़ी पार्ट में फैल जाता है। इस बगावत को दबाने के लिए सरकार ने एडमिरल गॉडफ्रे को भेजा और दमनकारी नीतियों को देखते हुए, रवैये को देखते हुए वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने नौसैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए दबाव बनाया। फलस्वरूप वो आत्मसमर्पण कर देते हैं, ठीक है, और नौसेना विद्रोह का दमन हो जाता है। फिर बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। मार्च 1946 में ये भारत आया। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए एक आवश्यक कार्यप्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए एक आवश्यक प्रबंध करना था, ठीक है। कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे, ठीक है, 3 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स और 2 अन्य सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर, ठीक है। ये 3 सदस्य ही लोगों का मिशन था, कैबिनेट मिशन। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है, ये काफ़ी हद तक ठीक था, लेकिन इसमें कांग्रेस द्वारा संविधान सभा से संबंधित प्रस्ताव को ही सहमति जताई गई और जो अंतरिम सरकार गठित करने से संबंधित प्रस्ताव था उसको अस्वीकार कर दिया गया। देखिए, इसमें काफ़ी सारी श्रेणियों में प्रांतों को बांट दिया, ठीक है। देशी और प्रांत रियासतें शामिल होंगी, भारतीय एक संघ की स्थापना होगी, इस प्रकार की बातें इसमें कही गई। संघीय विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषय तथा सभी अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास होंगी। इस प्रकार की बातें इस रिपोर्ट में मौजूद थी। अब इस रिपोर्ट का जो समर्थन है वो मुस्लिम लीग, शुरुआत में तो मुस्लिम लीग इस रिपोर्ट का समर्थन करते हैं, लेकिन बाद में, ठीक है, जुलाई 1946 तक ये वापस से इसके विरोधी हो जाते हैं, ठीक है, और अस्वीकार करके पाकिस्तान के लिए सीधी कार्रवाई दिवस शुरू करते हैं। सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त को जिन्ना द्वारा शुरू किया गया। इसके लीग की इस कार्रवाई का उद्देश्य, ठीक है, इस कार्रवाई का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक दंगे फैलाने का था और यह सिद्ध करना था कि अब हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। अब दंगों का प्रारंभ कलकत्ता से शुरू हुआ, लेकिन शीघ्र पूरे भारत में फैल गया। नोआखली एक जगह है जिसमें 6000 लोग मारे गए तथा 2000 लोग घायल हुए। शांति स्थापित करने के लिए नोआखली में गांधी जी पहुंचे और उन्होंने इन सब पर नियंत्रण किया, ठीक है। इसी बात पर माउंटबेटन ने इन्हें गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा। फिर बात करते हैं अंतरिम सरकार का गठन। देखिए, मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार के गठन में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार गठन करने के लिए आमंत्रित किया गया। 2 सितंबर 1946, ठीक है, 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने भारत सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन कर दिया और इसमें सारे के सारे पूरे कांग्रेसी सदस्य थे। बाद में मुस्लिम लीग भी आकर कहती है कि नहीं, हम भी अंतरिम सरकार का भाग बनेंगे। तो 5 सदस्य जो हैं वो
इसके मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार में शामिल हो जाते हैं और उधर से कांग्रेस के जो 12 सदस्य बने थे उनमें से 3 सदस्यों को हटा दिया जाता है, 3 सदस्य कम कर दिए जाते हैं। इस प्रकार जो 9 और 5 सदस्य मुस्लिम लीग के और 9 सदस्य कांग्रेस के, ठीक है, इस प्रकार से कुल 14 सदस्यों का एक अंतरिम सरकार का गठन होता है। लेकिन जो मुस्लिम लीग होती है वो अंतरिम सरकार को सहयोग करने के बजाय इसका असहयोग करती है और इन्हीं असहयोग और बाधा डालने के कारण अंतरिम सरकार बेकार निकाय सिद्ध हो जाती है और कांग्रेस लीग और मुस्लिम लीग में वापस से तकरार हो जाते हैं, ठीक है, अलग हो जाते हैं। संविधान सभा का फिर बाद में संविधान सभा का गठन होता है, दिसंबर 1946 में इसका गठन होता है। इसकी जो पहली बैठक होती है वो दिल्ली में आयोजित होती है और इसकी जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ठीक है। जो संविधान सभा है उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, जिसके अस्थायी सदस्य के रूप में कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और फिर 11 दिसंबर को इसकी दूसरी बैठक होती है, ठीक है, सेकेंड बैठक। इसमें जो स्थायी सदस्य के रूप में जो राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उनको स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। फिर उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है 13 दिसंबर, ठीक है, 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू द्वारा और 22 जनवरी 1947 को ये पारित होता है, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को ये पारित होता है। फिर 1947 में एक घटना क्या होती है पहले कि 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर छूट गया है, संविधान सभा का गठन होता है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन होता है, प्रारूप समिति का गठन होता है, ठीक है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बना दिया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फिर बात कर लेते हैं हम 1947 की एटली की घोषणा। एटली कहते हैं कि जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंपकर ब्रिटिश जो सरकार है वो भारत छोड़ देगी। फिर माउंटबेटन योजना आती है जून में। देखिए माउंटबेटन जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो 22 मार्च 1947 को जो भारत है उनके गवर्नर जनरल और वायसराय बन के भारत आते हैं और कांग्रेस मुस्लिम लीग के जो सभी सदस्य हैं उनसे मिलते हैं और एक रिपोर्ट पेश करते हैं, ठीक है, एक रिपोर्ट पेश करते हैं। उसके तहत जिसे ही जो रिपोर्ट पेश की सारा सब मिलने के बाद में कांग्रेस और मुस्लिम लीग से बात करने के बाद में जो उन्होंने निर्णय निकाला और एक रिपोर्ट तैयार की उसे ही माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि उन्होंने ये बातें प्रमुख कही कि भारत को 2 हिस्सों में भारतीय संघ एवं पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा और भारत के विभाजन हेतु एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा और जो लोग हैं वो अपनी इच्छा से किसी भी भाग में रहने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। इस प्रकार से वहाँ कुछ बातें हुई माउंटबेटन योजना के तहत। फिर माउंटबेटन योजना के बाद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, ठीक है। देखिए माउंटबेटन योजना में बांटने के ऊपर थी ये, तो इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था, ठीक है, लेकिन कोई विकल्प मौजूद था नहीं। गांधी जी ने भी इसका विरोध किया था लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से, ठीक है, उनके प्रभाव के कारण गांधी जी इस बंटवारे का विरोध नहीं कर पाए ज़्यादा। फिर माउंटबेटन योजना के बाद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम आता है 1947 में। इसके तहत क्या होता है कि इसमें बातें थी कि 15 अगस्त 1947 को भारत को 2 डोमिनियन स्टेट भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा और पाकिस्तान में शामिल होने वाले प्रदेशों को छोड़कर शेष भाग भारतीय अधिराज्य में शामिल होंगे। इस प्रकार की बातें थी। दोनों अधिराज्यों के मध्य सीमा का निर्धारण होगा और 15 अगस्त को भारत को और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया जाता है, ठीक है। फिर मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल और लियाकत अली, ठीक है, लियाकत अली को प्रधानमंत्री पाकिस्तान का बनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जो सुबह होती है, ठीक है, उस सुबह
जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनाया दिए जाते हैं। अब देखिए, जो माउंटबेटन ने सीमा निर्धारण आयोग गठित किया था, उसके जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? रेडक्लिफ, ठीक है, रेडक्लिफ। जो वर्तमान में हम भारत पाकिस्तान के मध्य रेखा, ठीक है, निर्धारण रेखा देखते हैं, उसका नाम क्या है? रेडक्लिफ रेखा। क्यों? क्योंकि ये सर रेडक्लिफ ने खींची थी, ठीक है, तो इसी के आधार पर इसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ये हमारा भारत यहाँ पर स्वतंत्र हो जाता है 15 अगस्त 1947 को। ये सारी डिटेल हमने आज यहाँ पर देख ली, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है और आधुनिक भारत, ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास यहाँ पर समाप्त होता है। इस प्रकार हमने जो मेन जो भी सारे टॉपिक थे भारतीय इतिहास के, वो सारे सब हमने यहाँ पर डिटेल से पढ़ लिए हैं। अगर कुछ छूटता है तो वो देखकर बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि हम है ना के नाम से है, ठीक है, हम है ना इस नाम से है, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और इस जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ खास लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।